दौर में मैं एक सवाल जो बार-बार से पिछले दिनों से उठता रहा है, वो ये है कि भई केजरीवाल जी जैसे हेमंत सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया जेल जाने से पहले, जैसे लालू यादव ने त्यागपत्र दिया, तो वैसे वो त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं मतलब मुख्यमंत्री के पद से? इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है या पद से चिपके रहने की उनकी भावना है? जगदीप जी। जी, स्पष्ट तौर पे दिखता है कि उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो उनकी राजनीति का आधार है। और ये ही वही लोग हैं जो सबसे पहले जिन्होंने राजनीतिक आदर्शवादिता की बात की थी और ये कहा था कि जब कोई आक्षेप या आरोप लगा है तो सबसे पहले उस राजनेता को त्यागपत्र दे के और जब तक वो उसमें स्पष्ट ना हो जाए, उसमें साफ उससे नहीं निकल आते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज जब परिस्थितियां ऐसी आई हैं जहां इनके ऊपर बात आई, तो ये उस सिद्धांत को भूल के और अपनी महत्वाकांक्षा में नए सिद्धांत गढ़ने में लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे रूप में इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं जो इनको विवश कर रही हैं कि ये अपने नई परिभाषाएं बनाएं और उस परिभाषाओं के अंतर्गत अपने आप को डिफेंड करते चले जाएं। अदरवाइज अगर राजनीति की शुचिता की बात करें तो अगर आक्षेप लगा है, आरोप लगा है, तो उसमें एक अपनी तरफ से त्यागपत्र को देना और अपनी ईमानदारी को उतना ही मजबूती से लोगों के सामने रखना, ये राजनीतिक यूं कह लीजिए कि एक सुचिता आदर्श की बात हो सकती है। लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से त्यागपत्र ना दे के और जेल से प्रशासन चलाने की, सरकार चलाने की बात की है, ये एक तरह से देखा जाए तो जन विमर्श में बने रहने के लिए एक रणनीति का हिस्सा है। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ये इनकी अपनी राजनीति को बचाए रखने की एक कवायद है। और इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि उनको कुर्सी का जो मोह है उसके प्रमाण जो है पहले हमें मिल चुके हैं जब से ये पार्टी का गठन हुआ। और जितने लोग इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण योगदान जिन लोगों ने दिया, उनको किस तरह से एक एक करके किनारे किया गया, उनकी शिकायतें सार्वजनिक रूप से उजागर भी हो चुकी हैं। तो उन सब पक्षों को देखें तो आज ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति का एक उदाहरण मैं कह सकता हूं। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या क्या वो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर शायद आम सहमति न हुई हो पार्टी में, या वो कोई और नया पावर सेंटर नहीं बनने देना चाहते, आतिशी और संजय सिंह किसी और को बना के? मतलब ये हालांकि कोई कानून नहीं रोकता उनको बने रहने से मुख्यमंत्री, ये हाई कोर्ट में भी याचिका गई थी, स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली तो इसका प्रशासन पे असर भी पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो आप जेल से तो सरकार चला नहीं सकते। तो आप किस रूप में देखते हैं इसको? मैं इसको अरविंद केजरीवाल की एक रणनीतिक रणनीति मानता हूं कि सरकार उनकी केंद्र की सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की रिपोर्ट पर उनकी सरकार बर्खास्त करने की कोशिश की जाए और ये आरोप लगे कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। उसको मैं इसको एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में मानता हूं। वह इस विमर्श को पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार उनके नेता कहते हैं कि हमारी सरकार को गिरा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। उनके वो आम आदमी पार्टी के अंदर से ये बात कहीं नहीं पैदा हो रही है। यह पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की रणनीति है लोगों की सहानुभूति को अपने साथ बनाए रखने के लिए, यह बनाए रखने के लिए कि उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यह बात करने के लिए कि उनके कार्य करने में अवरोध पैदा किए जा रहे हैं और यह सरकार जो जन कल्याण के कार्यक्रम लागू करना चाहती है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही।
वह अपने एजेंडे को इसके माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। आतिशी आज घूम घूम के कह रही है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या कर लिया गया है, कल नहीं कह पाएंगे। एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का जो विमर्श है वह लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस पर जोर भी नहीं दे रही है। मैं केजरीवाल साहब के इस कदम को उनके पदलोलुपता नहीं मानता, मैंने उनकी महत्वाकांक्षाएं तो है ही हैं, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता। हाँ, राजनीति में जो है वो तो महत्वाकांक्षा, और राजनीति में महत्वाकांक्षा का कोई पाप नहीं है, उस बिल्कुल सही है, लेकिन वह अपने विमर्श को अपने तरीके से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये बात कही जा रही है ना, कि बाहर जगह बात कही जा रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे अब यह बात तो अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो बात नहीं कही जाएगी। मेरा अपना मानना यह है कि उनकी एक राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि फिर मनीष सिसोदिया और जैन साहब को इस्तीफा क्यों हो गया? तो उनके पास मंत्रालय थे, विभाग थे। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है जो जहां पे इनकी उपस्थिति या इनका हस्ताक्षर आवश्यक होता। कैबिनेट की मीटिंग करना मुख्यमंत्री का काम है, नहीं होगी या नहीं होगी तो और विमर्श बनेगा कि सरकार, बीजेपी केंद्र की सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है। और अगर उनकी सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, वही वो चाहते हैं कि एक अलग तरह की राजनीति बनेगी कि आप जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चुनी हुई सरकार को आप चलने नहीं देना चाहते। मैं पूरे घटनाक्रम को मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति है अपने विमर्श को लोगों के बीच में ले जाने और भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी बताने की। जी, तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। केजरीवाल चाहते हैं कि भाई मोदी जी उनको बर्खास्त करें ताकि एक और मुद्दा मिले आप पार्टी को कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक डिक्टेटर की तरह से काम कर रहे हैं, जैसा कि तमाम लोग उनके आलोचक कह रहे हैं। भवेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं सुनील शुक्ल जी जो कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं। ये पार्टी की रणनीति है और उसमें मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, देखिए मैं मानता हूं कि आजादी के बाद एक ऐसी पार्टी है जो एक्टिविज्म से पैदा हुई। बहुत सारी पार्टियां क्षेत्रीय आधार पर बनी, बहुत सारी पार्टियां जो अपने खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, और उसके बाद खानदानी पार्टियां हो गई। आप देखिए पूरा एक लिस्ट देख लीजिए भाई, हजारों पार्टियां हैं इस देश में, पार्टियों की कमी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने किस तरह का रखा है, पढ़े लिखे लोग आए हैं उसमें काम करते हैं और एक अलग तरीके से काम करने का उन्होंने एक वो बनाया है। तो आप कैसे आप ये महसूस करते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल रास्ता अपनाएगी कि जैसे ही उसके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो भी सोरेन की तरह इस्तीफा दे देंगे, वो भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को डिप्टी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना के कर देंगे। तो वो ट्रेडिशनल लोग नहीं है, इसीलिए अनट्रेडिशनल रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और उनकी रणनीति काम भी कर रही है। सुनील शुक्ल जी इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है और वो मैसेज सही जा भी रहा है। आज वो घूम घूम के क्या प्रचारित कर रहे हैं? आज जब लोगों में ये गुस्सा बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो ग्रिल करेंगे, जो चुनाव में उसके खिलाफ में जो माहौल बनेगा, और जो महत्वाकांक्षा की आप बात कर रहे हैं, कौन से राजनीतिक दल को महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए? बगैर महत्वाकांक्षा के क्या देश के बारे में महत्वाकांक्षा होगी, अपने बारे में महत्वाकांक्षा होगी कि उनको किस पद पर पहुंचना है। महत्वाकांक्षा, मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि हम कोई साधु संत नहीं है, राजनीति में कुछ मतलब संतगिरी करने नहीं आए। महत्वाकांक्षा होती है, हर नेता की महत्वाकांक्षा अपने लिए भी होती है। क्योंकि हम अगर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो हमने जो नक्शा बनाने का, हमने जो एक रोड मैप बनाने का या समाज या देश बनाने का या राज्य बनाने का सपना देखा है, तो वो उस पद पर रख के ही संभव हो सकता है। अगर आप सपना देखते हैं कि आप एडिटर बने, तो आपका सपना होता है ना कि अखबार मेरे हिसाब से निकले, खबरें आपके हिसाब से कवर हों। तो ये सपना शायद ऐसा होता है और सपने को हम ये मान लेते हैं कि पद लोलुप। तो एक दोनों ही चीजें होती है। आप कह सकते हैं कि संपादक बनना उसका पद लोलुपता है कि ज्यादा सैलरी मिलेगी और ज्यादा जो है पावर उनके पास होगा, सब कुछ, सब लोग उन्हीं की पूजा करेंगे। लेकिन नहीं,
संपादक बनने का हमारा जो सपना होता है वो इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से पत्रकारिता होती, हमारे हिसाब से अखबार निकलता, हमारे हिसाब से चैनल चलता, किस तरह की खबरों को महत्व मिलना चाहिए, समाज के कौन से विषय ज्यादा प्रमुखता से सामने आए। तो ये एक सपना राजनेताओं के अंदर होना चाहिए। उस सपने को हमें उस सपने को देखना भी चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि क्या उस राजनेता में इस तरह का कोई सपना है, इस तरह की महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को हमें भी पुश करना चाहिए कि नहीं सही है ये। तो उस आधार पे आकलन कर, क्या मोदी के भी एक सपना था, मोदी का भी महत्वाकांक्षा थी कि वो उसके हिसाब से देश चलेगा, चल रहा है, चला रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना भाई। और सब लोग उनको चुन के भेजा है, वहां बैठा के संविधान रूप से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी मान भी रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षा कोई राजनीति में बुरी चीज नहीं है। और मुझे लगता है ये इस चीज को बहुत ही क्लियरिटी से जनता धीरे धीरे, देखिए ये विमर्श जो है जनता तक जा रहा है। अब सारे सवाल जनता के सामने हैं, किस तरह के चुनाव में मुद्दे हैं, किस तरह के नेता हैं, किस तरह के सवाल हैं। देखिए अब सालों साल गुजर गए राजनीति में भी, तो सवाल और मुद्दे वही नहीं रहेंगे, विमर्श वही नहीं रहेगा, नए विमर्श आएंगे और उन विमर्श पर भी जनता वोट करेगी। तो एक राजनीति में अगर ये नया विमर्श आया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जब हमने मोदी का स्वागत किया 14 में, मोदी को बहुत सारे लोगों ने, भाई फ्लोटिंग वोट ही तो मोदी को गया ना, जिसकी वजह से आज 10 साल से वो शासन में है। नहीं, जो लोग देख रहे थे कि बदलते हुए भारत को देखना है। जी आप सही कह रहे हैं, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी की भी प्राइम मिनिस्टर बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही वो देखिए तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों का साथ लिया उन्होंने, और एक राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, और तमाम जो कम्युनल हेट्रेड का सहारा ले रहे हैं। तो भाजपा का खुद का भी चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। तो भाजपा जो है वो आरोप लगाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं देता हूं। लेकिन चूंकि एक सार्वजनिक चर्चा में ये सारी बातें आ रही, तो हम उचित समझते हैं कि भाई उस विषय के हर पहलू को हम लोग उस पर बात करें। जी जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए राजनीति में ये बड़ा स्पष्ट हमें समझ लेना चाहिए कि महत्वाकांक्षा का अर्थ क्या है और उद्देश्य का अर्थ क्या है। और राजनीति एक दृष्टिकोण का नाम है, राजनीति कोई एक रणनीति का नाम नहीं। ये मूल जो भेद है इसको जान लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम किसी समीक्षा पे या किसी आकलन पे पहुंच पाएंगे। जी देखिए महत्वाकांक्षा जो है, अगर सिंपल परिभाषित करें तो सोने का जो हिरण जिसका व्याख्यान आता है एक शास्त्र में, उसके परिणाम क्या थे, और एक मछली की आंख जिसका शास्त्रों में ही वर्णन आता है, उसके परिणाम क्या थे। महत्वाकांक्षा आपको किस दिशा में ले जाती है और उद्देश्य का तीर किस दिशा में जाके लगता। और राजनेता, अगर देखिए महात्मा गांधी को ये देश मानता है, क्या दिया उन्होंने देश को? एक दृष्टिकोण। आज देश को एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, उस दृष्टिकोण के तहत देश की प्राथमिकताओं को तय करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें मैंने उसी संदर्भ में बोली है। ये मेरे को अपना आपका संदर्भ सही है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि तमाम नीति और रणनीति और उसकी जो परिभाषाएं हैं बदलती रहती हैं। महाभारत युद्ध का अगर हम अवलोकन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ भी एक लंबी चार्जशीट तैयार हो जाएगी कि किस तरह से उन्होंने कर्ण का वध कराया, जयद्रथ का वध कराया और सब किया। तो राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, ये बहुत सारे उसके अलग अलग मानदंड हैं। और आज सवाल यह है कि बड़ी बुराई कौन है, देश को खतरा किससे है, देश के सामाजिक सौहार्द को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश के मतलब जो भाईचारा है, देश के जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको किससे बड़ा खतरा है। ये एक बड़ा प्रश्न है आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में। और वो मुझे लगता है वो भी इसी विमर्श का हिस्सा है कि आप नहीं चाहते कि भाई कोई वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा हो, कोई वैकल्पिक पार्टी खड़ी हो, कोई वैकल्पिक नीतियां बने या कोई और पार्टी उभरे।
तो उसके लिए चाहे आपको नोटबंदी करनी पड़े, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक फ्रॉड करना पड़े कि आपने कानून के जाल में उसको किया, आपने पीएम केयर फंड का एक पूरा वो क्रिएट किया है गोपनीय दान लेके और उसको कहाँ खर्च करते हैं कोई ऑडिट नहीं। तो सवाल मोदी जी से भी है, लेकिन ये है कि आज देश में मोदी जी से सवाल पूछने के अवसर कम है और वो अवसर देना भी नहीं चाहते। 10 साल हो गए, आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और पूरा उन्होंने मीडिया को इस तरह से कंट्रोल किया है कि जो मोदी जी का काम करने का तरीका है उस पर कोई बहस ना हो, बाकी सब पे बहस होती रहे। तेजस्वी पे बहस हो जाए, नीतीश पे बहस हो जाए, अखिलेश यादव पे बहस हो जाए, ममता बनर्जी पे हो जाए, सब पे हो जाए, लेकिन मोदी जी को कोई क्वेश्चन ना करे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। जो लोग इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, संविधान प्रेमी हैं, लोकतंत्र प्रेमी हैं, वो तो बहस जारी रखेंगे, चाहे जेल के बाहर से और चाहे जेल के अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका। और कल फिर हम 8:30 बजे रात मिलेंगे ऐसी ही किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।